जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम कर रहे हैं भारत की महत्वपूर्ण समितियां। ये हम 1947 के बाद जो भी यहाँ पर समितियां बनाई गई, जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है इससे, तो पहले आप वो ज़रूर देखें। उसमें हमने किया था 1947 से पहले की जो भी प्रमुख समितियां थी, वो हमने यहाँ पर की थी। ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इनको अच्छे से ज़रूर करें। और अगर चीज़ें आपको समझ आती हैं, वीडियो पसंद आती है, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, सबसे पहले जो आज की हमारी समिति है वो है राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन। ये आपका 1948 में इसको गठित किया गया था और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, देखिए, ये जो राधा कृष्णन आयोग था, ये स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका जो अन्य नाम है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे राधा कृष्णन आयोग ही पूछें, आपसे पूछ सकते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब देखिए, इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सुधारों एवं विस्तारों के विषय में सुझाव देना। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये आपको अध्यक्ष याद रखना है, और ये कब बनाया गया था, ये सन आपको याद रखना है। ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है जेवीपी समिति, जेवीपी कमेटी। ये आपके 1948 में इसको गठित किया गया था, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। देखिए, इसका जो उद्देश्य था इस समिति को बनाने का, वो था राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन की समीक्षा के लिए। ठीक, इसके जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्हीं के नाम से इसको जेवीपी समिति कहा जाता है। अब देखिए, जब ये समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने क्या सिफारिश की? इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद है फजल अली आयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, फजल अली कमीशन। ये आपका 1953 में इसको गठित किया गया था। इसका उद्देश्य था आंध्र प्रदेश के गठन के साथ, देखो, जो पहला यहाँ पर भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो उसी के साथ जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग यहाँ पर उठने लगी। तो इसी कारण राज्य पुनर्गठन के लिए इस आयोग को यहाँ पर गठित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली खान थे। अन्य सदस्य थे इस समिति के के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। अब देखिए, जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसने क्या सिफारिश की? इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा इन्होंने क्या यहाँ पर बोला था कि राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्माण में भारत की एकता को महत्व दिया जाना चाहिए। अगली चीज इन्होंने कही थी, देश की एकता एवं सुरक्षा का संरक्षण होना चाहिए, और भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता आदि इन्होंने अपनी सिफारिश यहाँ पर दी थी सरकार को। तो ये चीज़ें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कब बना था? 1953 में बना था फजल अली आयोग। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है शाह नवाज समिति। ये 1955-56 में इसका गठन हुआ था। इस समिति को नेताजी जांच समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था इस समिति को बनाने का,
नेताजी के लापता होने की जांच करने के लिए इस समिति को गठित यहाँ पर किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो शाहनवाज खान थे, ये आपको याद रखना है। अन्य सदस्य कौन थे इसके? देखिए, सुरेश चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस जी के भाई थे, और इसके अलावा S.N. मैत्रा, ये इनके सदस्य थे इस समिति के। इसने अपनी सिफारिश में क्या कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी। हालांकि ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई थी, और जो इनके भाई थे सुरेश चंद्र बोस, इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो ये चीज़ इन्होंने इस समिति के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति, मोस्ट इंपोर्टेंट इसको मैं कहूँगा। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये आपकी 1957 में इसको गठित किया गया था। अब देखिए, इस समिति को बनाने का जो उद्देश्य था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने तथा बेहतर उपाय देने के लिए इस समिति को गठित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय मेहता, और इस समिति की जो सिफारिश थी वो क्या थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश इन्होंने की थी, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो आपसे पूछ देंगे कि पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पंचायती राज से आपसे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा पंचायती राज के बारे में भी यहाँ पर जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। कोठारी आयोग, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और पहले भी पूछी जा चुकी हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन्हें ज़रूर देखें, इनको रिवाइज करें, और एग्ज़ाम में अच्छा आप कर पाएंगे। देखिए, जो कोठारी कमीशन था उसका गठन हुआ था 1964 में। ठीक है, और 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सरकार को। जो कोठारी आयोग है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो उद्देश्य था कोठारी आयोग का, वो था स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के लिए इसको गठित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ये आपको नाम याद रखना है इनका, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, अब देखिए, इसकी जो सिफारिश थी इस समिति की, वो क्या थी? इन्होंने कहा कि बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा समान पाठ्यक्रम के अनुसार मिलनी चाहिए। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में बदल देना चाहिए। और आगे देखिए, और क्या कहा था इन्होंने? सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में तथा सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देना चाहिए। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें इन्होंने इस रिपोर्ट में इनके द्वारा कही गई थी। तो ये सिफारिश की गई थी कोठारी आयोग के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये 1976 में गठित की गई थी। इसका उद्देश्य था संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने पर सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। तो देखिए, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो समिति थी वो कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। इसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। इसके जो अन्य सदस्य थे इस समिति के, A.R. अंतुले, S.S. रे, रजनी पटेल, H.R. गोखले, V.A. सईद मोहम्मद, V.N. गौडगिल, C.M. स्टीफन, D.P. सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत साठे और B.N. बनर्जी, ये इसके अन्य सदस्य थे स्वर्ण सिंह समिति के। जब इन्होंने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की तो उसमें कुछ सिफारिशें की थी। क्या सिफारिश की थी? मौलिक कर्तव्य नाम से एक अलग अध्याय शामिल करने की इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, तो इनकी सिफारिश के
आधार पर ही जो यहाँ पर संविधान है हमारा, इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मौलिक कर्तव्यों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक मेहता समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने सारे इम्पोर्टेंट लिए हैं, वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। आपको ये चीज़ें अच्छे से करनी है। देखिए, अशोक मेहता कमेटी, ये 1977-78 में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो पहले बलवंत राय मेहता समिति थी, उसकी सिफारिश के आधार पर स्थापित पंचायती राज व्यवस्था की कमियों को ढूंढने तथा उन्हें दूर करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। अब देखिए, इसकी सिफारिश क्या थी इस समिति की? पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय की जगह 2 स्तरीय बनाना। बलवंत राय मेहता ने कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय करना है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन उसके बाद इन्होंने, जो अशोक मेहता समिति है, इसमें क्या कहा गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको त्रिस्तरीय से 2 स्तरीय बनाना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। इसके अलावा जिले का विकेंद्रीकरण करने के कार्यों को प्राथमिकता देना, देश के सभी न्याय पंचायतों को पंचायत समिति से अलग रखना, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों की गतिविधियां जिला परिषद को सौंपना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के आधार पर कुछ सीटों का आरक्षण। और आगे देखिए और क्या कहा था, राज्य में पंचायती राज्य मंत्रालय को स्थापित करना। इसके अलावा कई इन्होंने यहाँ पर सिफारिशें की थी, तो ये जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति 1977-78 में इसको गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता थे। चलिए आगे देखते हैं। सरकारिया आयोग, सरकारिया कमीशन, ये 1983 में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसकी जो सिफारिश थी वो क्या थी? 1988 में सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, अब जो सरकारिया आयोग है उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1988 में। इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति जिस राज्य में नियुक्त हो उससे बाहर का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब किसी राज्य का कोई राज्यपाल नियुक्त हो रहा है तो वह व्यक्ति उस राज्य का न होकर किसी अन्य राज्य का होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। तथा राजनीति में रुचि नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को समान अवसर दिया जाना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के समय राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेने की प्रक्रिया को संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो। तो ये सिफारिशें की थी सरकारिया आयोग ने। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। उसके बाद है नरसिम्हन समिति। ये देखिए, जो नरसिम्हन समिति है ये 2 बार गठित हुई थी, एक 1991 में और एक 1998 में। अब देखिए, इसके जो उद्देश्य थे, अगर हम बात करें पहली नरसिम्हन समिति जो 1991 में गठित हुई थी, तो उसका क्या उद्देश्य था? वित्तीय प्रणालियों की संरचना, संगठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करना और उनकी दक्षता और उत्पादकता में सुधार की सिफारिश करना। ये जो पहली नरसिम्हन समिति थी 1991 की, उसका उद्देश्य था। उसके बाद जो दूसरी समिति बनाई 1998 में, इसका क्या उद्देश्य था? बैंकिंग सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए इसको गठित किया गया था। ठीक, अब देखिए इसकी सिफारिश क्या थी? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिक स्वायत्तता का प्रस्ताव, आरबीआई की भूमिका में सुधार, बड़े भारतीय बैंकों के विलय की सिफारिश, सरकार को निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को बढ़ाना चाहिए। और क्या कहा था इन्होंने? विदेशी बैंकों को सहायक और संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए।
ठीक है, तो ये सिफारिश की थी नरसिम्हन समिति ने। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है सच्चर समिति, सच्चर कमेटी। ये 2005 में इसको गठित किया गया था। 6 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। देखिए इसका जो उद्देश्य था वो था भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए इस समिति को गठित किया गया था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे वो न्यायाधीश राजिंदर सच्चर थे और अन्य सदस्य थे इस कमेटी के सैयद हामिद, M.A. बासित, अख्तर मजीद, अबू सालेह शरीफ, T.K. ओमन और राकेश बसंत। ये इसके अन्य सदस्य थे। अब देखिए इसकी जो सिफारिश थी वो क्या थी? भारतीय मुसलमानों की स्थितियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से नीचे है, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी विरोध भी हुआ था इस समिति का। इसके जो रिपोर्ट थे इसका काफ़ी विरोध किया गया और आप देख ही रहे हैं अभी भी हिंदू मुस्लिम वाला ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं भारत में। ठीक है, ये चीज़ें कभी इनको जो जिस काम के लिए समिति बनाई गई थी ये सक्सेस नहीं हो पाई थी और अभी भी ये चीज़ें, ये मुद्दे अभी भी चलते रहते हैं। तो ये समिति थी सच्चर समिति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है पुंछी आयोग। अभी हाल ही में जो SSC प्री हुआ था उसमें इसको पूछा गया था पुंछी आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको 2007 में गठित किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दे पर विचार करने के लिए, जैसे सरकार के कार्य हो गए, शक्तियां और उत्तरदायित्व। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, आपातकालीन परिस्थितियों में संसाधनों का विभाजन आदि मुद्दों पर विचार करने के लिए इस समिति को गठित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी। अब इसकी सिफारिश क्या थी इस समिति की? इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता परिषद का निर्माण किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में संशोधन होना चाहिए। ये आपके जो राष्ट्रपति शासन है उससे रिलेटेड ये अनुच्छेद हैं। ये जब मैं अभी आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जो अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 है उसमें संशोधन होना चाहिए। समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर विधेयक पेश करने से पहले अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से राज्यों से परामर्श लिया जाना चाहिए। राज्यपालों की नियुक्ति और निष्कासन के बारे में भी इन्होंने इसमें सिफारिश की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, संघ की संधि करने की शक्ति आदि चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पर सिफारिश की थी। तो ये था आपका पुंछी आयोग जो 2007 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी। चलिए आगे देखते हैं भाई। उसके बाद है केलकर समिति, केलकर कमेटी। ये आपका 2015 में स्थापित की गई थी। इसका गठन 2015 में हुआ था। ठीक है, अब इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी का मूल्यांकन करने के लिए, टू इवेल्युएट PPP, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका मूल्यांकन करने के लिए इस समिति को गठित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विजय केलकर और ये जो समिति थी इसमें टोटल 10 सदस्य थे। ठीक है, ये 10 सदस्यीय समिति थी। अब इसने क्या सिफारिश की थी वो देखते हैं। 3P इंडिया की स्थापना की जानी चाहिए। हवाई अड्डे, बंदरगाह और रेलवे परियोजनाओं के लिए 3P मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिए। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को शून्य कूपन बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। PPP का उपयोग केवल बड़ी परियोजनाओं के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को PPP में भाग लेने से रोकना चाहिए। ठीक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाएं हैं, जो उपक्रम हैं, उनको इस मॉडल में भाग लेने से रोकना चाहिए। ये इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा था। इसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर 3P परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर 3P एडजुडिकेशन ट्रिब्यूनल, जिसे IPAT
कहा जाता है, इसका गठन किया जाना चाहिए। ये इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा था। तो केलकर समिति 2015 आपको याद रखना है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर। ठीक है, किस लिए बनाया था? टू इवेल्युएट 3P मॉडल। चलिए आगे देखते हैं। NK सिंह समिति, ये आपका 2016 में इसको गठित किया गया था। ठीक है, जो NK सिंह समिति थी उसको 2016 में गठित किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, जिसे FRBM भी कहा जाता है, FRBM, ये अधिनियम 2003 में बना था। तो इसकी समीक्षा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पूर्व राजस्व और व्यय सचिव NK सिंह इनके अध्यक्ष थे। इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे उर्जित पटेल, पूर्व वित्त सचिव अरविंद सुब्रमण्यम। इसके अलावा और भी इसमें सदस्य थे। तो इसके अध्यक्ष आपने याद रखने हैं कौन थे? NK सिंह। ठीक है, वो पहले भारत के पूर्व राजस्व और व्यय सचिव भी रह चुके हैं, तो उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए इसकी सिफारिश क्या थी इस समिति की? FRBM अधिनियम 2003 को ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक बनाना चाहिए, ये कहा था इन्होंने। 2017 से बदलने का प्रस्ताव। ठीक है, जो ये आपका 2003 का जो FRBM अधिनियम है, इसको 2017 के अधिनियम से बदलने का इन्होंने प्रस्ताव यहाँ पर दिया था। और क्या कहा था इन्होंने? 2022-23 तक केंद्र सरकार के लिए ऋण GDP अनुपात 38.7% होना चाहिए, राज्य सरकारों के लिए 20% होना चाहिए। ठीक है, 2022-23 तक जो राजकोषीय घाटा है वो GDP का 2.5% होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि एक स्वायत्त राजकोषीय परिषद की स्थापना होनी चाहिए, इसकी भी इन्होंने सिफारिश की थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये कौन सी समिति ने कहा था? NK सिंह समिति ने। चलिए आगे देखते हैं। अशोक दलवई समिति, इसका जो गठन हुआ है वो भी 2016 में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए विभिन्न पहलुओं की जांच करना और मसौदा तैयार करना, ये इस समिति का उद्देश्य था। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अशोक दलवई। उस समय के जो तत्कालीन अतिरिक्त सचिव थे अशोक दलवई, उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब इसने क्या सिफारिश की थी वो देखते हैं। इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि जो कृषि विपणन है उसको समवर्ती सूची में रखना चाहिए, कृषि बाजार एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की बड़े पैमाने पर निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, किसान उत्पादक और ग्राम उत्पादक संगठनों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, बड़े पैमाने पर संस्थागत ऋण को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा कृषि निर्यात को 2022-23 तक बढ़ाकर $100 अरब करना चाहिए। ये इन्होंने अपनी सिफारिश यहाँ पर दी थी। ठीक है, ये आपकी कौन सी समिति थी? अशोक दलवई समिति, जो 2016 में गठित की गई थी। चलिए भाई, अब लास्ट है यहाँ पे PK मोहंती समिति, PK मोहंती कमेटी, ये 2020 में गठित की गई थी। अब देखिए ये जो समिति है इसका उद्देश्य क्या था? निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व, संचालन एवं कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए इस समिति को गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? PK मोहंती। और इसने क्या सिफारिश की कि RBI द्वारा बैंक बोर्डों को मजबूत करने का प्रस्ताव यहाँ पर इन्होंने रखा था। तो ये PK मोहंती समिति की सिफारिश थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो RBI है उसके द्वारा बैंक बोर्डों को मजबूत किया जाना चाहिए, ये उन्होंने अपनी सिफारिश में कहा था। तो भाई ये थे हमारे मेजर कमिटीज़ ऑफ इंडिया आफ्टर 1947। ठीक है, 1947 के बाद के जितने भी प्रमुख कमेटियाँ समितियाँ यहाँ पर बनाई गई थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस की। इसके अलावा भी अभी आगे की और भी समितियाँ होंगी 2020 के बाद की, वो मैं किसी वीडियो में फिर से लेके आऊँगा। ठीक है, ये वो हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन्हें अच्छे से कीजिए, इनको बार बार रिवाइज कीजिए और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे।
अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है उसको पूरा करने में आप मेरी हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।